वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारे पास सेलुलोज़। ठीक है, कौन सा टॉपिक है हमारे पास? सेलुलोज़। अब सेलुलोज़ जो है वो एक पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड दो टाइप्स के होते हैं। पॉलीसेकेराइड कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के हमारे पास होते हैं पॉलीसेकेराइड्स। अब जब पॉलीसेकेराइड्स टू टाइप्स के हैं तो वो कौन से दो टाइप्स हैं? वो हमारे पास होते हैं स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स। कौन से होते हैं? स्ट्रक्चरल। एक पॉलीसेकेराइड्स हमारे पास होते हैं स्ट्रक्चरल, मतलब जो स्ट्रक्चर बनाएंगे। वो हमारे पास एक पॉलीस्ट्रक्चर पॉलीसेकेराइड्स होते हैं और दूसरे जो हमारे पास होते हैं वो हमारे पास होते हैं कौन से? वो हमारे पास होते हैं स्टोरेज। ठीक है, पॉलीसेकेराइड्स कितने टाइप्स के हैं? बेसिकली कितनी कैटेगरीज के? दो कैटेगरीज के। एक स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स होते हैं और एक स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स। स्टोरेज तो हमने बहुत सारे जो नाम सुने होंगे। स्ट्रक्चरल जो किसी भी चीज़ का पार्ट होंगे उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे वो हमारे पास स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स हैं। और यहाँ पे जो हमारे पास स्ट्रक्चर पॉलीसेकेराइड है वो कौन सा है? सेलुलोज। कौन सा है? तो सबसे पहले हमने डिस्कस करना है सेलुलोज को डिस्कस करना है। तो सेलुलोज जो है, याद रखना, ये मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेकेराइड ऑन अर्थ है। क्योंकि जो हमारे पास सेलुलोज होता है वो प्राइमरी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल है। क्या है? सेल वॉल है। तो मतलब जितनी भी दुनिया में जो बायोस्फीयर है उसमें जितने भी प्लांट्स हैं उसके सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है? सेलुलोज की। सेलुलोज और साथ में जो है वो लिग्निन ऐड होता है। तो वो जो सेलुलोज है वो हमारे पास क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में होता है। तो अब इस वजह से प्लांट्स क्योंकि अर्थ पे बहुत ज़्यादा हैं तो जो हमारे पास हाफ से ज़्यादा तकरीबन मोर देन 50% जो कार्बन की फॉर्म है बायोस्फीयर में, किसमें? बायोस्फीयर में जो मोर देन 50% बायो की फॉर्म है वो इन द फॉर्म ऑफ सेलुलोज है। क्या है? इन द फॉर्म ऑफ सेलुलोज। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेकेराइड है। प्राइमरी स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल होता है। ठीक हो गया? ये तो हो गया हमारे पास इसकी थोड़ी बेसिक सी इंट्रोडक्शन। अब सेलुलोज जो है उसका अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, किस चीज़ की बात करते हैं? सेलुलोज के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो सेलुलोज इज़ अ लीनियर पॉलीमर। सेलुलोज इज़ अ लीनियर पॉलीमर, मतलब एक लीनियर, एक ही चेन में एक पॉलीमर है। कितने? तकरीबन 15,000 डी ग्लूकोज रेजिड्यूज। एक मोनोसेकेराइड डी ग्लूकोज, वो भी कौन सा? बीटा, याद रखना। ठीक है, कौन सा? बीटा डी ग्लूकोज के तकरीबन 15,000 यूनिट्स जब कंडेंसेशन के थ्रू मिलते हैं तो वो हमारे पास तकरीबन इतने, तो वो एक सेलुलोज का स्ट्रक्चर बनता है। और उसके दरम्यान जो लिंकेज होती है, देखो हमने डाइसेक्राइड्स में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को डिटेल से डिस्कस किया था। जो इनमें लिंकेज होती है वो क्या होती है? बीटा 1,4। क्या है? बीटा 1,4। मतलब दोनों बीटा डी ग्लूकोज होंगे। एक ग्लूकोज का पहला और दूसरे ग्लूकोज का जो चौथा कार्बन है वो हमारे पास ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में इन्वॉल्व होंगे और इस तरह के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगी। तो अब यहाँ पर अगर इसके स्ट्रक्चर को हम गौर से देखें तो ये हमारे पास क्या है? बीटा डी ग्लूकोज है। बीटा क्यों होगा? बीटा कब होता है? जब हमारे पास OH और CH2OH जो है वो सेम साइड पे होंगे। तो यहाँ पर देखो H नीचे, तो इट्स मीन OH ऊपर था और वहाँ से ये बीटा डी ग्लूकोज हो गया, यहाँ से ये बीटा डी ग्लूकोज हो गया। अब इस वाले ग्लूकोज का जो कार्बन नंबर 1 है, कौन सा? कार्बन नंबर 1, उसके ऊपर जो OH था हमारे पास, कौन सा? यहाँ पे बिलफर्ज OH था। ठीक है, और यहाँ पे भी OH था। अब ये इसका जो हमारे पास है ये वाला H और ये वाले OH जो हैं वो क्या हो गए थे? इन द फॉर्म ऑफ H2O रिलीज़ हो गए थे। इन द फॉर्म ऑफ H2O रिलीज़ हो गए थे और ये वाला जो O है वो हमारे पास बच गया था। तो वही वाला O इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, यहाँ से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया था तो ये OH जो है वो इसके दरमियान आ गया। तो ये क्या है? हमारे पास एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया। और वो कौन से वाला? कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के दरमियान ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना हुआ है। ठीक हो गया? तो हमारे पास सेलुलोज क्या है? एक लीनियर पॉलीमर है और इसमें तकरीबन कितने ग्लूकोज के रेजिड्यूज होते हैं? रेजिड्यूज मतलब एक ग्लूकोज का जो यूनिट है ये वाला, इसको रेजिड्यू बोलते हैं। तो तकरीबन 15,000 डी ग्लूकोज के रेजिड्यूज मिलते हैं। इतना बड़ा ये पॉलीमर है, क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में होता है। और इनके दरम्यान जो लिंकेज होती है वो कौन सी होती है? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो MCQs के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारे पास एक लीनियर पॉलीमर है, उसमें कितने डी ग्लूकोज के रेजिड्यूज होते हैं? तकरीबन 15,000 डी ग्लूकोज के होते हैं। इनके दरमियान जो लिंकेज होती है वो लिंकेज कौन सी होती है? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। और इसमें कौन से रेजिड्यू होते हैं? बीटा रेजिड्यूज, बीटा डी ग्लूकोज, बीटा
डी ग्लूकोज। तो इस तरीके से हमारे पास एक बन जाता है पूरे का पूरा जो सेलुलोज का जो कंपोनेंट, ये सेलुलोज का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से बनता चला जाता है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है, इसकी 3D कन्फर्मेशन को हमने बड़े गौर से समझने कि जो सेलुलोज होते हैं वो शीट्स की फॉर्म में होते हैं। अब अगर यहाँ पर भी देखें तो एक शीट हमारे पास ये वाली है, इस तरह एक शीट ये वाली है, और इस तरह इसके नीचे एक और शीट होगी, इस तरह ये आगे भी शीट्स पूरी शीट्स की फॉर्म में होते हैं। किसकी फॉर्म में होते हैं? शीट्स की फॉर्म में। तो उस शीट्स के फॉर्म में आने के लिए क्या होता है कि हमारे पास एक जो ग्लूकोज है उसके अगला ग्लूकोज वो 180 डिग्री रोटेशन देता है। कितने देता है? 180। बिलफर्ज हमारे पास एक ग्लूकोज ये वाला है, एक ग्लूकोज कौन से वाला है? ये वाला। एक ग्लूकोज ये हो गया, ठीक है, जिसमें ब्लैक क्या शो करते हैं? कार्बन को। जो हमारे पास रेड है वो ऑक्सीजन को शो करते हैं, और जो वाइट है वो हमारे पास किस चीज़ को शो करते हैं? हाइड्रोजन को। तो एक ग्लूकोज ये है और एक ग्लूकोज हमारे पास बिलफर्ज ये वाला हो गया। तो इस ग्लूकोज के रिस्पेक्टिवली ये वाला ग्लूकोज है ना खुद को 180 डिग्री पे रोटेट करता है, और उस रोटेशन की वजह से क्या होता है? उस रोटेशन की वजह से क्या होता है कि इसके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो डेवलप होती है, ठीक है। और ये जो रोटेटिक स्ट्रक्चर है वो आपस में मेंटेन किसके थ्रू होता है? याद रखना, किसके थ्रू होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स के ज़रिए। किसके थ्रू? हाइड्रोजन बॉन्ड्स के ज़रिए। तो अब वो कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं? यहाँ से पे देखो, गौर से देखो, हमारे पास हम कहते हैं वो कौन से हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकते हैं? वो O2H और O6, मतलब कार्बन नंबर जो सेकंड कार्बन होगा उसका O, और जो हमारे पास छठा कार्बन होगा उसका जो O होता है वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। इसी तरीके से O6 मतलब जो छठा ऑक्सीजन है उसका हाइड्रोजन और जो तीसरा ऑक्सीजन उसके दरमियान बन सकते हैं। इसी O3H और O5 के दरमियान बन सकते हैं। यहाँ पर अगर गौर से देखें तो ये क्या है हमारे पास? ये एक कार्बन है जिसमें ये हमारे पास ये जो रेड वाला है ये वाला ऑक्सीजन कौन सा ऑक्सीजन होगा? जो कि 2 कार्बन के साथ जुड़ा है, मतलब ये हमारे पास कार्बन नंबर 1 वाला ऑक्सीजन है, ठीक है। इसके ये कार्बन नंबर 1 और ये हमारे पास क्या हो गया? कार्बन नंबर 2। ये क्या हो गया? कार्बन नंबर 2। तो इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। वो कौन सा ऑक्सीजन होगा? O2H। उसी के साथ क्या जुड़ा हुआ है? H। तो इस वाले कार्बन को O2H अगर हम कंसीडर कर लें तो ये वाला अगला जो रेजिड्यू होता है, ये वाला ये रेजिड्यू नज़र आ रहा है इसमें, ये देखो ये कार्बन नंबर 6 है, वो काला जो है वो कार्बन नंबर 6 है, उसी के साथ ऑक्सीजन है और इसी के साथ हाइड्रोजन है। तो ये वाला O2H ऑक्सीजन वाले इसके साथ क्या बना रहा है? ये जो डॉटेड लाइन हमको नज़र आ रही है ये हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ इसके तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड बना देते हैं। इसी तरीके से हमारे पास ये जो कार्बन है कौन से वाला? अब ये हमारे पास पहला कार्बन, दूसरा और ये तीसरा कार्बन, ठीक है। ये कौन सा कार्बन है? तीसरा कार्बन है। तो अब ये तीसरा कार्बन, तो इसके साथ ऑक्सीजन कौन सा होगा? तीसरा ऑक्सीजन होगा, और इसके साथ हाइड्रोजन कौन सा होगा? तीसरा हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास O3H हो गया, ये ठीक है, तीसरा कार्बन वाला O है ना। ये किसके साथ बना रहा है? O5 के साथ। यहाँ पे वो किसके साथ बनाएगा? O5 के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो इस तरीके से भी हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकते हैं, और ये इस तरह एक शीट में एक दूसरे के साथ, मतलब ये देखो ये हाइड्रोजन जो है वो बॉन्ड बना रहा है इस वाले ऑक्सीजन के साथ। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर होता है रोटेटिव स्ट्रक्चर वो मेंटेन रहता है। हमारे पास 3D कन्फर्मेशन इसकी इस तरीके से शीट्स बनती चली जाती है। मतलब ये हमारे पास ऐसे भी शीट्स बना रहा होता है, क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट है ना, तो ये ऐसे भी शीट्स बना रहा होता है, फिर हमारे पास ये ऐसे भी फिर आ रहा होता है। तो इस तरीके से हमारे पास एक ग्लूकोज जो सेलुलोज है उसका स्ट्रक्चर बनता चला जाता है। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या है? 3D कन्फर्मेशन। 3D कन्फर्मेशन हो गई है। उसके बाद अगर देखें सेलुलोज के बारे में मज़ीद डिस्कस करते हैं तो हमारे पास जो सेलुलोज है जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उसमें मैमल्स आ जाते हैं, उसमें इंसान आ जाते हैं, उसमें जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं ना उनके पास खुद से सेलुलोज को जो डाइजेस्ट करने की कोई भी इंजाइम नहीं होते। उसको सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए कोई भी इंजाइम नहीं होते। देखो सेलुलेज क्या है? सेलुलेज हमारे पास क्या है? हमारे पास एक डाइजेस्टिव एंजाइम है जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है। लेकिन जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, चाहे आप देख बिल फॉर यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं इस काऊ की, तो अब ये जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनके पास सेलुलेज एंजाइम नहीं है। तो जितना भी जब वो चारा खाते हैं, जब वो घास फूस खाते हैं, तो उसमें तो सारा हमारे पास सेलुलोज होता है, लेकिन उनके पास कोई एबिलिटी नहीं होती उसको हजम करने की। तो वो क्या, उनके जो पेट है, जो रूमेन है, उसके अंदर हमारे पास सिम्बियोटिक माइक्रोब्स होते हैं। ठीक, कौन से माइक्रोब्स होते हैं? सिम्बियोटिक माइक्रोब्स। मतलब सिम्बियोटिक मतलब इससे हमारे पास मैमल्स को भी फ़ायदा हो रहा था और उसके जो माइक्रोब्स हैं उनको भी फ़ायदा हो रहा था, सिम्बियोसिस की फॉर्म में होते हैं। तो वो जो माइक्रोब्स है
हर्बीवोर्स जितने भी है, जो हमारे पास घास खाने वाले जानवर हैं जितने भी हैं, उसके उनके पास क्या होता है, एक एंजाइम की सीरीज़ होती है, मतलब वो कुछ एंजाइम रिलीज़ करते हैं, उनको कहते हैं हम सेलुलेज एंजाइम्स। कौन सी एंजाइम्स है? सेलुलेज एंजाइम्स। तो ऐसे एंजाइम जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं उनको सेलुलेज एंजाइम्स कलेक्टिवली कहते हैं। और वो उनके पास होते हैं वो सिम्बियोटिक माइक्रोब, जो बैक्टीरिया होता है, इनके जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो रोमिनो क्या है, रोमिनोकोकस। तो ये हमारे पे जितने भी ये इनके जीनस है उनके पास ये सेलुलेज एंजाइम होते हैं। तो जब भी गाय वगैरह या जो हमारे पास मैमल है, जो हर्बीवोर्स हैं, जब वो कोई गोश्त खाते हैं, कोई भी हम चारा खाते हैं हमारे पास है, तो जब उनके पेट में जाता है तो वहाँ पे जो माइक्रोब्स हैं वो सेलुलेज एंजाइम रिलीज़ करते हैं, और उसको रिलीज़ करने की वजह से जो हमारे पास जो हर्बीवोर्स हैं वो अपना सेल वाल के जो सेलुलोज कंपोनेंट है उसको वो डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो ख़ुद उनके पास, मैमल्स के पास कोई भी ऐसा तरीका नहीं है, कोई भी ऐसी एंजाइम नहीं है जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सके। अब सेलुलेज एंजाइम क्या करता है? सेलुलेज एंजाइम बेसिकली जो हमारे पास बीटा 1,4 लिंकेज होती है सेलुलोज के अंदर, उसको ब्रेक डाउन करता है, और उसके ब्रेक डाउनिंग की वजह से उसके जो सेलुलोज का जो स्ट्रक्चर है वो टूट जाता है और वो बीटा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं सारे। तो इस तरीके से अब लेकिन ये जो सेलुलोज है वो ये कोई इतना सिंपल स्ट्रक्चर नहीं है। इसके जो बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है इसको ब्रेक करना कोई इजी काम नहीं है, यहाँ तक एंजाइम का पहुँचना बड़ा ज़रूरी है। तो क्योंकि इनके जो सेलुलोज सेल वाल सिर्फ सेलुलोज का नहीं है, तो उसमें लिग्निन भी होती है, जो कि हमारे पास एक पॉलीमर है, दूसरा फिनोलिक क्या है, पॉलीमर है। तो वो हमारे पास वहाँ पे पहुँचने के लिए जो हम देखें, हम अक्सर कहते हैं कि जो जितने भी ये हर्बीवोर्स होते हैं, गाय भैंस, जिनको देखा होगा ये जुगाली करते रहते हैं, मतलब खाना खाने के बाद काफ़ी देर तक अपने मुंह में जो खाना खाया होता है, जो उन्होंने घास खाई होती है, वो जुगाली करके आहिस्ता आहिस्ता उसको ज़्यादा चीव करते हैं। अब उस ज़्यादा चीविंग की वजह से क्या होता है, वो अपने कड़ को जितना चीव करते चले जाएंगे उतने उसका लिग्निंग जो है वो हमारे पास कम होता चला जाएगा, वो टूटता चला जाएगा, और जो एंजाइम्स हैं पेट के अंदर, जो एंजाइम होंगे इनके जो माइक्रोब जो रिलीज़ कर रहे होंगे, वो एंजाइम फिर ज़्यादा एक्सेस हो जाते हैं, मतलब उनको ज़्यादा एक्सेस मिलती है सेलुलोज तक पहुँचने तक, और इसके जो वो सेलुलोज को जो है वो डाइजेस्ट कर लेते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ सेलुलेजिस एंजाइम। और सेम यही केस हमारे पास होता है टर्माइट्स के। जितनी भी आप देखें, दीमक भी क्या, दीमक लकड़ी को पड़ती है ना, और कहते हैं कि लकड़ी को दीमक खा गई, तो असल में वो दीमक नहीं खा रही होती, उनके पेट में भी एक छोटा सिम्बियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि उस सेलुलोज को जो है ना वो डाइजेस्ट कर रहा होता है। तो ये तो था हमारे पास सेलुलोज के बारे में। उसके बाद एक और हमारे पास जो स्ट्रक्चरल पॉलीमर है, पॉलीसेकेराइड जिसको हम कह सकते हैं, वो हमारे पास काइटिन है। दूसरा क्या हमारे पास? काइटिन। अब काइटिन क्या है? काइटिन इज़ अ प्राइमरी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द एक्सोस्केलेटन ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स। एक्सोस्केलेटन, आप देखिए कुछ इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनका स्केलेटन बाहर की तरफ होता है, उनको एक्सोस्केलेटन कहते हैं। तो इन्वर्टिब्रेट्स के जो एक्सोस्केलेटन है तो वो मैक्सिमम जो है वो काइटिन का बना होता है। अब काइटिन का बना हुआ है, तो अब इन्वर्टिब्रेट्स कौन? क्रस्टेशियंस हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, स्पाइडर्स हो गए, इनका जो एक्सोस्केलेटन है वो काइटिन का बना होता है। और काइटिन क्या है? कार्बोहाइड्रेट है जो कि एक पॉलीसेकेराइड है। तो ये भी स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड हो गया। इसके अलावा जितने भी हमारे पास फंजाई है उनके सेल जो है उसमें भी हमारे पास क्या होता है? काइटिन होता है। और इसी तरह कुछ एल्गी है उनमें भी काइटिन होती है। तो इट्स मीन कि आफ्टर सेलुलोज काइटिन इज़ द सेकंड मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेकेराइड्स, क्योंकि इस बायोस्फीयर में देखें इंसेक्ट्स कितने, क्रस्टेशियन, स्पाइडर्स, और उसके बाद ये फंजाई और एल्गी, तो इनमें भी काइटिन होता है, और काइटिन उनका स्ट्रक्चरल पॉलीमर है। तो इसकी वजह से जो सेकंड मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेकेराइड हमारे पास है वो है काइटिन। अब ये जो काइटिन है इसमें और सेलुलोज, इसको हम यहाँ पे सेलुलोज के साथ क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसमें और सेलुलोज के स्ट्रक्चर में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सिर्फ जो कार्बन नंबर 2 है वो सेलुलोज में और तरीके से बॉन्डेड होता है, जबकि काइटिन में वो और तरीके से बॉन्डेड होता है। यहाँ पे क्या है कि द डिफर्स फ्रॉम सेलुलोज ओनली एट कार्बन नंबर 2। और इस यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो अमीडो ग्रुप है वो कार्बन नंबर 2 पे अटैच होता है। अब अमीडो ग्रुप कौन सा ग्रुप है? अमीडो ग्रुप हमारे पास है, अगर केमिस्ट्री को हम थोड़ा रिकॉल करें तो अमीडो ग्रुप क्या था कि जो कार्बन है वो एक साइड से डबल बॉन्डेड विद ऑक्सीजन था, इसके एक साइड पे CH3, एक साइड पे CH3 और एक साइड पे NH का जो ग्रुप है वो, ये हमारे पास क्या है? एक अमीडो ग्रुप है। तो वो वाला ये वाला जो ग्रुप है वो अटैच हुआ होता है कार्बन नंबर 2 पे। कहाँ पे अटैच हुआ था? कार्बन नंबर 2 पे। तो यहाँ पे अगर हम देखें कहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम देखें ज़रा, तो यहाँ पर भी ये बाकी वही बीटा ग्लूकोज है,
ये भी बीटा डी ग्लूकोज है, बाकी स्ट्रक्चर सेम है। लेकिन यहाँ जो कार्बन नंबर 2 है वहाँ पे कौन सा ग्रुप अटैच है, अमीडो ग्रुप। इसी तरह यहाँ पर भी कौन सा ग्रुप अटैच है, अमीडो ग्रुप। तो सेलुलोज और काइटिन में यही फ़र्क है, जो कार्बन नंबर 2 है वहाँ पे एक एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन इसको कहेंगे, वहाँ पे एक अमीडो ग्रुप जो है वो अटैच हुआ है, वहाँ पे नाइट्रोजन इंट्रोड्यूस हो गई है। तो जब हम बात कर रहे थे कि ज़्यादातर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो उसमें सिंपल जो कंपोनेंट्स है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसे साइड कंपोनेंट्स लगते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन इंट्रोड्यूस हो गया, तो हमेशा ये बात नहीं कहना कि कार्बोहाइड्रेट में होंगे सिर्फ ये 3, उनमें नाइट्रोजन भी हो सकती है, इसमें सल्फर भी हो सकती है, काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं। तो इन दोनों में काइटिन और सेलुलोज में फ़र्क क्या है कि सेलुलोज प्लांट के सेल वाल में होता है, इसी तरह काइटिन फंजाई के सेल वाल में, और जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनके एक्सोस्केलेटन में होता है। दूसरा ये है कि वो सबसे ज़्यादा अबंडेंट है, ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेकेराइड है। फिर इनके जो स्ट्रक्चरल डिफरेंस है कि यहाँ वहाँ पे जो सेलुलोज में हमारे पास कार्बन नंबर 2 पे OH होता है, जबकि काइटिन में कार्बन नंबर 2 पे क्या होता है, अमीडो ग्रुप होता है। तो वहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज था, यहाँ पे इसको कहेंगे हम एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। और ये इस तरह के हमारे पास बहुत सारे जो पॉलीमर बनते चले जाएंगे इन रेजिड्यूज़ को, और एक पूरा काइटिन का स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट काइटिन। तो आज के लेक्चर में हमने देख लिया किस चीज़ को, हमने पॉलीसेकेराइड में जो स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स हैं उनको देख लिया, और उसमें हमारे पास सेलुलोज को हमने डिटेल से देखा। उसके बाद काइटिन के बारे में हमने समझ लिया कि काइटिन में सिर्फ ये स्ट्रक्चर जो है इसको याद रखना कि ये कैसा है। तो दैट वाज ऑल अबाउट स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और लेक्चर में।